बात करते हैं राजनीति की परिभाषा की। पहले मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, अब तक हमने राजनीति की परिभाषा के बारे में कैसे बात की है। मैंने बताया था कि राजनीति अंग्रेजी में पॉलिटिक्स शब्द है, जो अरस्तु की पुस्तक का नाम है। अरस्तु ने जब ग्रीक भाषा में पुस्तक लिखी थी तो उसका नाम था पॉलिटिका, और ग्रीक को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो वह आधुनिक अंग्रेजी में वह पॉलिटिक्स में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब है अफेयर्स ऑफ द स्टेट, यानी राज्य से संबंधित गतिविधि, ये राजनीति होती है। अब राज्य कौन सा होता है? इस राज्य का स्वरूप बदलता रहा है। राज्य जिस समय अरस्तु ने बात की थी उस समय नगर राज्य थे, बाद में वो नगर राज्य में परिवर्तित हुए, जिसको चर्च से अलग किया गया, और उसके बाद में राज्य समाज से भी अलग हुए। तो राज्य, समाज और चर्च तीन अलग अलग संस्थाएं हो गई। तो ये जो परिभाषा है कि राजनीति राज्य से संबंधित गतिविधियां हैं, ये परिभाषा अरस्तु के समय से लेकर 20वीं शताब्दी के 1900, जब तक व्यवहारवाद आरंभ नहीं होता है, द्वितीय विश्व युद्ध माने आप, तब तक वो वही परिभाषा रहती है। जो परिवर्तन होता है वो राज्य की प्रकृति में, और इसको 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में गार्नर ने सबसे पहले परिभाषित किया कि पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। ये है परिभाषा जो अरस्तु से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध तक लगभग यही परिभाषा बनी रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक दूसरा फेज आरंभ होता है, इसे कहा जाता है व्यवहारवादी आंदोलन। इसकी शुरुआत तो 1925 से हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रचलन में आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। और इसके प्रमुख विचारक है डेविड ईस्टन, गैब्रियल आमंड, कोलमैन, चार्ल्स मैरियम वगैरह। ये सारे लोग व्यवहारवाद के प्रमुख प्रतिपादक हैं। और डेविड ईस्टन ने सबसे पहले 1953 में एक पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से, और उस पॉलिटिकल सिस्टम का अवधारणा डेविड ईस्टन काम में लेता है। इस नई अवधारणा में या व्यवहारवादी आंदोलन जो हुआ, में बहुत सी नई अवधारणाएं सामने आती। कौन कौन सी? उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, परंपरागत और आधुनिक परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं, अप्रोच कह सकते हैं, व्हाटएवर यू। परंपरागत होती है अरिस्टोटल से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ये होती है 1945 से 9। इसके बाद का जो पीरियड है वो है कंटेम्प्ररी, बाद में देखेंगे, सामयिक। इस परंपरा में राजनीति डिफाइन होती है द स्टेट से। राजनीति इससे आरंभ होती है, इसी पे समाप्त होती है। इसमें बिहेवियर of the state and its organs। आधुनिक का मतलब होता है व्यवहारवाद में यह राज्य के व्यवहार और उसके जो ऑर्गन से अंग हैं उनके व्यवहार, और राजनीति पर जो राज्य को प्रभावित करते हैं वो भी तत्व, सब राजनीति को परिभाषित करते हैं। ठीक है। तीसरी बात,
इसे हम कहते हैं नॉर्मली नॉर्मेटिव, मानकीय। मानकीय सिद्धांत, नॉर्मेटिव। और इसे कहा जाता है साइंटिफिक, वैज्ञानिक। नॉर्मेटिव का मतलब क्या है? जिसमें ये तय किया जाता है, ये बताया जाता है कि अच्छा राज्य कैसे हो, ये राज्य अच्छी तरह से व्यवहार कैसे करे। जैसे एग्जीक्यूटिव है तो कौन सी कार्यपालिका सर्वश्रेष्ठ होगी, उसके क्या कार्य होंगे, कि किस तरह से दूसरे अंगों से संबंध होंगे। यानी हर अवधारणा या हर राज्य के अंग की उत्कृष्ट सर्वोच्च स्वरूप को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें नॉर्मेटिव का मतलब ये है, थियोरिटिकल। इसमें जो अस्तित्व में है राज्य या राज्य के अंग, वो व्यवहार में कैसे है उसको देखने का प्रयास किया और उसका अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक तरीके से। वैज्ञानिक तरीका क्या होता है? जैसे कहा जाता है साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति जो होती है वो क्या तत्व होते हैं? ये तत्व हम जानते हैं, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ये तत्व होते हैं, ये इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक मेथड के, इसमें नॉर्मेटिव के अंतर्गत हम थियोरिटिकल डिस्कशन। तो इसको हम दूसरे तरीके, एक और विशेषता हम कह सकते हैं, यह होती है थियोरिटिकल, ये होती है थियोरिटिकल। यह सैद्धांतिक होती है, यह व्यावहारिक होती है। ये अंतर। इसमें और इसमें दूसरी एक और अंतर होता है कि इसकी जो अवधारणाएं हैं वो भी परिवर्तित हो जाती है। अवधारणाएं कैसे? जैसे इसमें हम करते हैं राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी, एक्सेट्रा। सारी अवधारणाएं इसमें काम आती है। और इसमें काम आती है नई अवधारणाएं, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चर, फंक्शंस। तो इनमें अंतर क्या हुआ? न केवल इसलिए इसको क्रांति कहा जाता है, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन। क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रांति में सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, इसको क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सब कुछ परिवर्तित हो गया है। जैसे ऑब्जेक्टिव मेथड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। चार चीजें हैं। ये चारों चीजें दोनों बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए कहा जाता है कि व्यवहारवाद के आने से एक क्रांति हो गई। ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य क्या है? एक अच्छे राज्य की को खोजना। भारत में राज्य बहुत सारे हैं, उनमें से अच्छा राज्य क्या है, या एक राज्य के जो अंग हैं वो सर्वश्रेष्ठ कौन सा है उसको। ये है मेथड्स, तरीके। ये मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड है। इसका कौन सा मेथड है? नॉर्मेटिव, फिलोसॉफिकल, इंस्टीट्यूशनल, और जोड़ सकते हैं आप फिलोसॉफिकल, एथिकल, इंस्टीट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल। सारे मेथड है। इधर क्या है? साइंटिफिक मेथड। तो ऑब्जेक्टिव अलग है, मेथड्स अलग है, कॉन्सेप्ट्स अलग है, इसकी अवधारणाएं अलग हैं, इसकी अवधारणाएं अलग है, और अंत में थियोरीज अलग है। थियोरीज का मतलब
ये जब लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं तो वो थियरी निकालते हैं कौन सी? फासिस्ट थियरी ऑफ स्टेट, लिबरल थियरी ऑफ द स्टेट, मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ द स्टेट, इंडिविजुअलिस्ट थियरी ऑफ द स्टेट। और इनकी थियरीज क्या होती है? ये थियरीज इस लेवल पर यूनिवर्सल नहीं होती। ये एक पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर जगह के बारे में सिद्धांत निर्माण। ये सिद्धांत निर्माण का स्तर कम होता है, जगह कम होती है और उसकी वैलिडिटी भी कम होती है। जैसे ये एक सिद्धांत है इसका कि भारत में चुनावों में जाति की भूमिका होती है। अब ये बहुत ही पर्टिकुलर सिद्धांत है, भारत की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से संबंधित, अलग नहीं है। तो उस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये बताता है कि भारत में जाति का क्या प्रभाव है, और वो हर चुनाव के अंतर्गत देखकर उसको टेस्ट किया जाएगा और उसमें ऊपर नीचे होगा। इसमें ट्रेडिशनल थियरी में ये नहीं होगा, आएगा भारत में प्रजातंत्र है या नहीं, डेमोक्रेसी इन इंडिया, इसकी थियरी बनेगी। उसमें जाति की हिस्सेदारी एक छोटा उसका हिस्सा हो। तो ये 4 थिंग्स ये अलग करती है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस को मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस से। इसमें राजनीति की परिभाषा अलग होती है, इसमें बाकी इतनी सारी चीज़ें अलग होती है। इसको आप देख सकते, इसमें कोई समस्या नहीं है? क्लियर? अब आज हम आगे चलेंगे। ये तो मैंने बताया अब तक जो हमने। थर्ड पीरियड शुरू होता है जिसे कहा जाता है कंटेम्प्ररी। ये है 1970 प्रेजेंट अब तक। इसको राजनीति के दृष्टि से, थियरिटी के दृष्टि से तो अलग है। राजनीति के 3 मेन हिस्से माने जाते हैं इस पीरियड के, 4 भी कह सकते हैं। पहला है 1971 से 1991 तक, ये है पोस्ट कोल्ड। नाइनटीन 1991 से ग्लोबलाइजेशन, और 1990 से पोस्ट मॉडर्निज्म। 1990 से पहले भी मानते हैं कई लोग, इस पर विवाद है कि 1970 से लगभग शुरू हो जाता है, 1970 से शुरू होने लगता है, लेकिन इसका जो प्रसार है वो 1990s में। तो राजनीति की दृष्टि से तो ये फेज है 1970। अपने बात कर रहे हैं हम राजनीतिक सिद्धांत की, राजनीति की शब्द की, राजनीति की परिभाषा की। तो राजनीति की परिभाषा में क्या परिवर्तन होता है इसमें, वो देखना चाहते हैं हम। वो देखिए आप, पहले हम देखते हैं कि कुछ परिवर्तन क्या है जो कि जिन्होंने राजनीति की परिभाषा में चेंज किया। पहला तो परिवर्तन ये था, इसके बाद में रिवाइवल ऑफ नॉर्मेटिव थियरी। वो कब शुरू होता है? 1971 की पुस्तक जॉन रॉल्स, ए थियरी ऑफ जस्टिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वापस से जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी की अवधारणाएं थी, उन अवधारणाओं को काम में लिया जाने लगा, और साथ में कुछ नई अवधारणाएं और जुड़ गई। और वो नई अवधारणाएं वो थी
जो उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल सामने आती है। 1971 के बाद में जो परिस्थितियाँ थी उनको ध्यान, क्योंकि अवधारणा भी परिस्थितियों से बनती है, तो 1971 के बाद में जो अवधारणाएं हैं वो उस समय की परिस्थितियों से थी। जैसे कुछ अवधारणाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, कुछ को कम महत्व दिया जाने लगा समय समय का। जैसे 1971 की बात करें तो हम बात करते हैं जस्टिस, ये महत्वपूर्ण बनी। जस्टिस का भी एक पार्ट है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। एक तरह का न्याय होता है सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय को महत्व दिया जाने लगा। ये कब? 1971 के बाद में। ठीक है। अब राजनीति की परिभाषा क्या हुई, अब इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। राजनीति की परिभाषा क्या हुई जिसकी हम बात करना चाहते हैं। राजनीति की परिभाषा ये हुई कि आधुनिक युग में राजनीति को राज्य से बाहर कर दिया गया था। ठीक है। उसमें इन तत्वों के द्वारा राजनीति या राज्य होता था लागू, राज्य जैसे चलता था, वो उन तत्वों का अध्ययन किया जाने लगा। ये हमने किसमें देखा था? मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी। डेविड ईस्टन ने परिभाषा दी थी मूल्यों का अधिकृत वितरण। उसने क्या बताया था? अगर उसने एक नई फाउंडेशन दी थी पॉलिटिक्स की। वो फाउंडेशन क्या थी जो आप ध्यान में रखें, इसमें और ट्रेडिशनल में अंतर है, वो इसमें और इसमें समान है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न में अंतर है क्या? दैट पॉलिटिक्स इज प्रोसेस, ये प्रक्रिया है। परंपरागत राजनीति में प्रक्रिया परिभाषित तो की थी अफेयर्स ऑफ द स्टेट, लेकिन अध्ययन किसका करते थे? स्टेट का करते थे, राज्य का करते थे, संस्था का करते थे। अफेयर्स ऑफ द स्टेट का मतलब था कि राज्य का अध्ययन करना है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में राज्य की बजाय प्रक्रिया का अध्ययन करने लगे। जो डेविड ईस्टन ने परिभाषा दी थी ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, दैट इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। मूल्यों का अधिकृत वितरण करने की जो प्रक्रिया है वो राजनीति है। वो जहां पर होती है वो राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है। डिटेल में बाद में देखेंगे उसने क्या अंतर किया। सबसे बड़ा अंतर जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति की परिभाषा संबंधित आया वो ये था कि राजनीति को अब संस्थागत चीज न मानकर एक प्रक्रियात्मक चीज माना गया। इट इज ए प्रोसेस नॉट एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है, ये संस्था नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से किया गया। इसी को कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत लिया जाता है। यानी समसामयिक राजनीति में जब परिभाषा की बात हम करते हैं तो उसमें इस आधुनिकता की परिभाषा की एक तत्व आगे तक लिया जाता है। यानी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी में भी राजनीति का धारणा, राजनीतिक परिभाषा में एक तत्व आधार है आधुनिक राजनीतिक तत्व का, और वो क्या है कि राजनीति एक प्रक्रिया है। पॉलिटिक्स इज ए प्रोसेस, इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेस। देखेंगे क्या है, बट इट इज ए प्रोसेस एंड इट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन। तो जो अब तक उस अर्थ में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक परंपरागत राजनीतिक परिभाषा से अलग है। अवधारणाएं वही काम में ली जा रही। देखिए आप कंटेम्प्रेरी जो है वो मिक्सचर है अर्थ में। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी 1971 के बाद में अवधारणाएं तो वो हैं जो कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की है, परिभाषा का एक हिस्सा वो है जो कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का है। लेकिन एक दूसरे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी का कि इसमें राजनीति की किसी एक परिभाषा को सब लोग स्वीकार नहीं करते। देखिए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में डेविड ईस्टन की परिभाषा को लगभग सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति की परिभाषा को सब लोग स्वीकार नहीं करते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है जो मैंने बताया था आपको, पोस्ट मॉडर्निज्म।
उत्तराधुनिकता का मतलब ये होता है कि जिसमें किसी भी चीज़ पर सर्वसहमति न हो, तो ये माने कि एक बात को 50 तरह से कहा जा सकता है और हर व्यक्ति या हर समूह, हर अवधारणा अपने आप को सही मानता है। यू डोंट हैव टू क्वेरल विद अदर्स, यू हैव टू एक्सेप्ट डिफरेंट ओपिनियंस। ये है पोस्ट मॉडर्निज्म का बेसिस। तो पोस्ट मॉडर्निज्म का पीरियड शुरू हो गया था, तो अब राजनीति की कोई एक अवधारणा नहीं मानी। पहली बात तो समसामयिक समय में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से राजनीति को परिभाषित, लेकिन कुछ बातें हैं जिनको ये मानते हैं सब लोग कि ये तो बातें होनी चाहिए तब राजनीति को परिभाषित। ये 3-4-5 बातें तो हैं, जिनमें से आप किसको ज़्यादा महत्व दे रहे हो ये आप पर है, लेकिन ये 4-5 बातें होनी चाहिए किसी प्रक्रिया में, तब उसको कहेंगे कि ये राजनीतिक प्रक्रिया। वो बातें कौन सी है? वो बातें देखिए आप। और ये सबसे अच्छे तरीके से जिसने बताया है वो है डेविड मिलर। डेविड मिलर ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट है एंड he has written many books. He is basically an expert on justice. He has written many books. One of them is Oxford Short Introduction, आती है एक सीरीज में, है पॉलिटिकल फिलोसॉफी, वो इसने लिखी। और भी बहुत से चीज़ें, बहुत से जो एनसाइक्लोपीडियाज हैं उसमें पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल थियरी क्या होती है, उस पर भी इन्हीं का, ब्लैकवेल, सबके एनसाइक्लोपीडियाज हैं, ब्लैकवेल के हैं, ऑक्सफोर्ड के, कैम्ब्रिज के हैं, सबके एक्सपर्ट। इसने बहुत सी जगह पर लिखा है, मतलब वेल नोन पॉलिटिकल थियरिस्ट ऑफ ब्रिटिश। इसने एक परिभाषा दी है राजनीति की, जिसको मैं मानता हूँ और जिसको अधिकतर लोग मानते हैं समसामयिक समय में। या मैं पहले से क्वालिफाई कर दूँ कि सब लोग नहीं मानते, सब लोग आज की दुनिया में कुछ भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मानते हैं कि कुछ एक परिभाषा किसी चीज़ की हो ही नहीं सकती, यही है फंडामेंटल। तो पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है वो यही है कि कोई भी एक परिभाषा नहीं हो सकती। तो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि एक परिभाषा किसी उदाहरण की खोजने का अर्थ ये है कि आप अंधेरी रात में अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली खोज रहे हो जो कि वहाँ पर है ही नहीं। ये बात बताइए इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से। क्या एक परिभाषा का मतलब आप किसको खोज रहे हो? वन डेफिनेशन। डेफिनेशन खोजने का जो प्रोसेस है वही अंधेरा है, उसमें कमरा भी अंधेरा है, उसमें बिल्ली जिसको खोज रहे हो वो है ही नहीं और फिर उसको खोज रहे हो। ये पोस्ट मॉडर्निज्म की फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो इसलिए एक परिभाषा तो है नहीं, लेकिन फिर भी डेविड मिलर ने जो परिभाषा दी है उसको अधिकतर लोग स्वीकार करते हैं, उसके बहुत से तत्व। तो ये परिभाषा क्या है? उसने इस परिभाषा को उसको तत्व के रूप में देखें। एलिमेंट्स क्या क्या है पॉलिटिक्स के, व्हाट इज द पॉलिटिक्स? फर्स्ट थिंग, एक एक चीज देखिए आप। पहला, इट इज ए प्रोसेस, ये प्रक्रिया है। पॉलिटिक्स इज ए प्रोसेस, लेकिन पॉलिटिक्स इज ए प्रोसेस ऑफ अबाउट कॉमन गुड। ये प्रक्रिया है जो सामान्य शुभ को से संबंधित है। सामान्य शुभ का मतलब क्या है? वो शुभ का मतलब होता है कोई भी चीज, वैल्यू, चीज, संस्था, पोजीशंस, ये जितनी भी चीज़, पोजीशंस, ऑफिसेस, इकोनॉमिक चीज़ें, राजनीतिक चीज़ें, जितनी भी चीज़ होती है उनको गुड्स कहते हैं टेक्निकली। दैट इज कॉमन गुड्स। कॉमन गुड्स मीन्स which affects everybody in the society or which everybody wants. What is a common good? Common good means वो वस्तुएं, वो मूल्य, वो ऑफिसेस, वो पावर, वो धन जिस समाज के बारे में हम बात कर रहे हैं उस समाज के सभी लोग चाहते हैं, वो कॉमन गुड है। जिसको सिर्फ मैं चाहता हूं और आप नहीं चाहते, वो कॉमन गुड नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि भाई
मैं दाढ़ी बना के रहना चाहता हूँ, आप दाढ़ी बना के नहीं रहना चाहते, ठीक है, इट्स नॉट कॉमन। रेजर जो है वो कॉमन गुड नहीं है उस सेंस में, मेरे लिए महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। लेकिन आप भी पैसा चाहते हैं, मैं भी पैसा चाहता हूँ, आप भी पोजीशन चाहते हैं सोसाइटी में, रिकॉग्निशन चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी इज्जत चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। तो ये सब क्या है? कॉमन गुड। गॉट इट? वो बातें हैं, वो चीज़ें जिनको सब चाहते हैं या जो सबको अफेक्ट करते हैं। आप मान लो नहीं भी चाह, साधु संत तो नहीं चाहते हो, तब तो भी अफेक्ट तो करती है, वही तो करती है। आपका तो मेरे को राजा नहीं बनना है, लेकिन आप सड़क पे जा रहे हो तो राजा की सवारी निकलेगी तो आपको तो बाहर कर देंगे, क्यों अलग हटा देंगे, भैया रास्ते से हटो, साहब आ रहे हैं। तो आपको अफेक्ट कर रही है ना, इवन इफ यू डोंट वांट इट, इवन इफ यू डोंट वांट टू बिकम ए किंग, इट अफेक्ट्स यू। किंगशिप अफेक्ट्स यू इन एनी वे, सम ऑफ द वे। सो किंगशिप इज ए कॉमन गुड। तो पहली चीज ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया किसके बारे में है? ये प्रक्रिया है कॉमन गुड्स के बारे में। पर्सनल गुड्स के बारे में प्रक्रिया राजनीति नहीं होती। थर्ड, पर्सनल गुड्स के बारे में क्या प्रक्रिया होती है? वो प्रक्रिया होती है स्पिरिचुअल प्रोसेस इज पर्सनल गुड। मैं चाहता हूं मुझे भगवान मिल जाए, तो उससे आपका तो कोई संबंध ही नहीं है। तो वो जो मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा हूं, वो राजनीति नहीं हो सकती, वो कुछ और है। मैं कहीं पर पैसा कमा रहा हूं ऐसा जिससे जो दूसरों को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो वो भी राजनीति नहीं, वो सिर्फ वो उसको कुछ आर्थिक गतिविधि कर सकते हो। थर्ड इज इट्स ए प्रोसेस ऑफ यह सामान्य शुभ के बारे में या कॉमन इंटरेस्ट कह सकते हो, शुभ कह सकते हो, के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया है। सामान्य शुभ के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया राजनीति। सामान्य शुभ के बारे में है, कौन सी? हर चीज नहीं है, जिस प्रोसेस में निर्णय लिया जाए जो सामान्य शुभ को प्रभावित करता हो। जैसे सड़क निकलनी है, सड़क हम सबको चाहिए, सड़क मोहल्ले में, तो सड़क कैसे निकलेगी, कहाँ निकलेगी, ये जो निर्णय लिया जाएगा ना, कैसे, उस निर्णय तक पहुंचना ही राजनीति है। बट इट अगर कोई निर्णय नहीं लिया जाए तो राजनीति नहीं होगी। ये सड़क बनी हुई है, अब मान लीजिए कोई निर्णय, भैया सड़क जो छोटी है इसको लंबा बड़ा किया जाए, तो बड़ा करने पर कुछ के जो मकान है वो टूटेंगे, दुकानें टूटेगी, वो निर्णय कैसे होगा? दैट इज ए पॉलिटिकल डिसीजन, दैट इज पॉलिटिक्स। एक बार पॉलिटिक्स तब हुई थी कि सड़कें कहाँ बनेगी, वो हो गई पॉलिटिक्स खत्म। अब पॉलिटिक्स सड़कें चौड़ी कैसे होगी, तो दूसरी पॉलिटिक्स शुरू होगी। So politics is a process. It is a process about common interest, common group. It is a process of decisions, the common group. वो डिसीजन लेने में जो भी चीज़ की जाती है वो सब राजनीति होती है। हम चाणक्य की भाषा में कहें, साम दाम दंड भेद, ठीक नहीं होती है। तो यहाँ बैठे कक्षा में, अब मैं कह रहा हूँ 11 बजे क्लास होगी, अब आप 5 बच्चे 10 बच्चे इनमें से कहेंगे, मान लो मैं छोड़ दूँ, मैं कहा भाई ऐसा है, आप तय करो कि कब क्लास होगी, मेरे को बता देना। आप 15 बच्चे बैठे हो, 15 में से 2 कहेगा यार 11 बजे होनी चाहिए, 3 कहेंगे नहीं नहीं यार सुबह 8 बजे हो तो बेहतर रहता है, 5 कहेंगे नहीं साहब शाम को होनी चाहिए तब ठीक रहता है, हम फ्री रहते हैं। अब आप आपस में डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे, और मैंने कहा है कि भाई कल मेरे को शाम तक, आज शाम तक मुझे बता देना कौन सा डेट तय करके, कल क्लास नहीं होगी। तो अब आप लोग कहते हैं यार ये तो बताना तो पड़ेगा ही शाम तक, तो आप सब लोग मिलकर एक निर्णय पर पहुंचते हो। उसमें से 2 लोग उस निर्णय से सहमत नहीं है, मान लो आप सब मिलकर कहते हैं अच्छा भाई सर ने कहा है कि उनकी प्रेफरेंस 11 बजे आते हैं, यार चलो 11 बजे कर लेते, अपन कर लेंगे एडजस्ट। तो वो 11 बजे का निर्णय हो गया, उस 11 बजे के निर्णय तक आप पहुंचे, दैट इज ए प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स। उसमें हो सकता है 2 को आप धमका के कहें यार मैं तेरे को मोटरसाइकिल बैठा के लाता हूँ, मैं तो 11 बजे आ सकता हूँ, तो मेरे को तेरे को दूसरे पैदल आना तो अपना पाना, अगर 11 बजे आना तो मेरे साथ आ जाना मोटरसाइकिल, तो कहेगा यार चलो फ्री में मोटरसाइकिल बैठ के चलेंगे। देयर में बी एनी रीजन बाय विच यू परसुएड ईच अदर
हाउ टू अराइव एट दिस डिसीजन ऑफ हैविंग क्लासेस एट 11 का। तो प्रक्रिया कैसे हो रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे ये अलग है डिसीजन में, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया ही राजनीति है। अब इसकी चौथी कंडीशन ये है कि ये दिस प्रोसेस स्टार्ट्स कंडीशन सबसे बड़ी, ये प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आम सहमति न हो। अगर आम सहमति हो जाती है किसी भी इशू पर कॉमन इंटरेस्ट के, तो राजनीति शुरू नहीं होती है। ये जो प्रोसेस दी गई है पॉलिटिक्स डेफिनेशन, ये मूलतः अगर इसको क्वालिफाई करें हम तो कह सकते हैं कि यह प्रजातांत्रिक राजनीति की परिभाषा है। तानाशाह जो होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि डिक्टेटरशिप में कोई राजनीति नहीं होती, तो वायलेंस होती है, हिंसा होती है। राजनीति थोड़ी एक जैसे नॉर्थ कोरिया में क्या राजनीति होगी, तो जो उसने कहा है नॉर्थ कोरिया के एम्परर ने, ऐसा ही करो सब लोग, जो नहीं करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, जो करेगा उसको रिवार्ड मिलेगा। देयर इज नो स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बिगिंस व्हेन देयर इज नो कंसेंसस फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत में कंसेंसस नहीं होना चाहिए, सहमति नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर सड़क निकालनी है और उस पर आप सब लोग सहमत हो जाते हो, मोहल्ले के लोग, तो फिर राजनीति होगी नहीं। मैंने कहा 11 बजे क्लास होनी चाहिए, सब सहमत है, बस खत्म बात, इसमें क्या राजनीति होगी, तो एजुकेशन होगी। अगर 5 लोग सहमत नहीं है तब शुरू होगी कि उनको सहमत कैसे करा जाए। एंड द लास्ट इज दैट द डिसीजन विच इज टेकन इज बाइंडिंग। जो निर्णय लिया जाएगा राजनीति में वो बाइंडिंग होगा उस समूह पर। अगर उस समूह पर बाइंडिंग नहीं होगा वो निर्णय, तब तक वो राजनीति होती रहेगी, वो प्रोसेस पॉलिटिक्स चलती रहेगी। जैसे चुनाव होता है हमारे यहाँ, जब तक चुनाव नहीं होंगे राजनीति चलती रहेगी। आप देखिए सबको, अभी चुनाव हुए थे, विपक्षी दल एक था, तब दूसरा दल था, दोनों एक दूसरे को आलोचना कर रहे थे, किसी भी सहमत नहीं। फिर चुनाव हुआ, तो चुनाव के बाद में अब नई राजनीति शुरू होगी, वो तो खत्म हो गई पहले। और वो जो निर्णय आया उस राजनीति का, उसको सबको मानना पड़ रहा है। तो इन द लास्ट दीज आर द एलिमेंट्स विच मेक ए पॉलिटिक्स एंड विच डिस्टिंग्विशेस पॉलिटिक्स फ्रॉम अदर प्रोसेसेस। ये आर्थिक नीति नहीं है, ये कानूनी नीति नहीं, ये राजनीति। और इसलिए अंत में हम कह सकते हैं कि 3 बातें वो कह रहा है, 3 एलिमेंट है, पावर, कम्युनिटी एंड लेजिटिमेसी। शक्ति, राय और वैधता, ये 3 एसेंशियल एलिमेंट है एक प्रोसेस के, जो इसको पॉलिटिक्स बनाते हैं। सारे प्रोसेस क्या है, यही है। लेकिन शर्त क्या है ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, शुरुआत कॉन्फ्लिक्ट से होनी चाहिए, डिफरेंसेस से होनी चाहिए, और वो एक जगह पहुंचे। अब वो जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय हो सकता है सब लोग स्वीकार ना करें, उनके मन का नहीं है, लेकिन इट इज बाइंडिंग ऑन द होल ग्रुप। गॉट इट? ग्रुप के ऊपर बाइंडिंग होगा, वो उससे अलग नहीं होगा, चाहे आप सहमत हो या नहीं हो। जैसे जो जनरल विल है वो क्या है कि आप सहमत हो या नहीं, अगर वो बन गई तो फिर आपको सबको मानना पड़ेगा। दिस इज द कंटेम्पररी डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। नाउ दिस डेफिनेशन कैन बी अप्लाइड टू एवरीवेयर, एनीवेयर। ये कक्षाओं में लग सकती है, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में लग सकती है। ये जो राजनीतिक धार्मिक संस्थाएं हैं उनके चुनाव होते हैं, वहाँ भी लग सकती है। अभी चुनाव होंगे वो इसी बेसिस पे होते हैं। अगर कंसेंसस हो जाए तो चुनाव ही नहीं होते। अगर सब सहमति हो जाए तो चुनाव कहाँ से? अगर मान लीजिए आपके जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, संसद के, अगर सब सहमत हो जाए, कोई यहाँ पे इन्हीं को चुन लो। पहले होते थे किसी ज़माने में लोग अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते थे, कोई इनको चुन लो, ये बड़े आदमी हैं, इनके सामने क्या खड़ा हो, वो फिर पॉलिटिक्स नहीं है। दिस इज व्हाट
पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। कंटेम्प्ररी समय में राजनीति का ये अर्थ है। क्लियर? चलिए आज इतना ही करते हैं। हम लोग देखना चाह रहे हैं कि अब मैंने राजनीति की अरस्तु से लेकर वर्तमान तक सारी परिभाषाएं बता दी आपको। इसलिए जब भी सवाल पूछा जाए, चाहे इंटरव्यू में चाहे वैसे, तो आप पहले कॉन्टेक्स्ट को क्लैरिफाई कीजिए, तो किस संदर्भ में राजनीति की बात की जाए, उसके अनुरूप आंसर दीजिए।